हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 04। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल भी किए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आज हम जानेंगे कि किसी स्फीयर के कारण, स्फीयर 4 टाइप के होते हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, किसी स्फीयर के कारण हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। हम पहले भी स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं, और उसके आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस पे भी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो निकाला, जो कि काफ़ी इजी से आपको समझ में आ गया था। आज हमें निकालना है उसी स्फीयर में पोटेंशियल, और वो चारों केस हमें स्टडी करने हैं। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित, एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना किसी स्फीयर के कारण। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं स्फीयर जो हमारे पास होते हैं। स्फीयर ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक बनता है हमारे पास हॉलो और एक बनता है सॉलिड स्फीयर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक हमारे पास बनेगा हॉलो स्फीयर, पहला केस हॉलो स्फीयर, एंड द सेकेंड इज सॉलिड स्फीयर। तो ये दो स्फीयर हमारे पास बनते हैं। इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो केस पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो वहां पर भी मैंने आपको स्फीयर के बारे में बताया था कि हमारे पास स्फीयर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो में, हॉलो और सॉलिड में, दो दो केस और बनते हैं। एक हमारा बनता है कंडक्टिंग, जिसे हम मेटेलिक भी बोलते हैं, और दूसरा केस बनता है हमारा नॉन कंडक्टिंग, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं या नॉन मेटेलिक भी बोलते हैं। सेम चीज यहां पर भी आएगी। यहां पर भी दो केस हमारे आते हैं, एक होता है कंडक्टिंग और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग। ये हमारे पास स्फीयर होते हैं। तो यानी हमारे पास चार केस हैं, एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। लेकिन वहां पर भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमें केवल और केवल दो ही केस पढ़ने होते हैं, क्योंकि जो हमारे तीन केस होते हैं, कौन कौन से, एक हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, इसके लिए सारे जो डेरिवेशन होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने वहां पर भी क्लियर करी थी। क्यों? क्योंकि जो हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे आ जाता है। कहाँ जाता है? सरफेस पे। ठीक है, हॉलो और नॉन कंडक्टिंग के केस में तो आपको समझ में ही आ रहा है कि हाँ, सरफेस पे ही होगा चार्ज। हाँ, बात आती है सॉलिड कंडक्टिंग की, तो सॉलिड कंडक्टिंग में क्या होता है, जो चार्ज होगा वो कंडक्ट होके बाहर आने लगता है, स्फीयर के सरफेस पे आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे केस हमारे जहां पर चार्ज उसके सरफेस पे होंगे, उनके लिए सभी केस, सभी जो डेरिवेशंस होंगे हमारे सेम होंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इन तीन केसों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूं। कौन कौन सा? एक हॉलो कंडक्टिंग, कॉमन नॉन कंडक्टिंग, और हमारे पास एक बचा है सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हुई। तो इन सभी के लिए हमारे पास जो तीन टर्म्स हैं, ये कंडक्टिंग वाला और नॉन कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग, इन सभी के लिए डेरिवेशन एक ही टाइप के होंगे। बचा केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जो डेरिवेशन होगा वो कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका अलग केस बनेंगे, वो चीज हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक, हमें क्या निकालना है यहां पर? पोटेंशियल निकालना है स्फीयर के लिए। ठीक है, हम क्या है, पोटेंशियल निकालना है। पता चला कोई बच्चे बोल रहा है कि क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्यू टू अ
नीचे, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ठीक। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए केस अलग बनेगा, क्योंकि वहां पर जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस के साथ साथ उसके अंदर भी आ जाता है, यानी उसके पूरे वॉल्यूम पे जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इतनी बात समझ में आई है? तो इन तीनों के लिए एक ही केस बनेगा, ये चीज पकड़ में आई आपको? बहुत अच्छा, ठीक। अब क्या होता है कि इन सबको निकालने के लिए हम पोटेंशियल, इन सभी को निकालने के लिए पोटेंशियल, इन सभी का पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, हमने जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था उसका यूज करते हैं। जी हाँ, उसका ही हम सहारा लेंगे और बहुत इजी ढंग से हम उसको हैंडल कर लेंगे। क्या निकालना है, किसी पॉइंट पर हमें हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे। तो हमारे पास 3 पॉइंट बनते हैं, एक होता है हमारा आउटसाइड, सेकेंड होता है हमारा सरफेस पे, एंड द थर्ड इज इनसाइड द स्फीयर। तो ये हमारे पास 3 केस बनते हैं। चलो उनको हम जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या क्या केस हो सकते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास एक स्फीयर, स्फीयर है ये, एक रिंग नहीं है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको गिवन है r। ठीक है, जिसकी रेडियस आपको गिवन है r। ठीक, तो r रेडियस आपके पास गिवन है। यहां से आउटसाइड पर सेंटर से एक स्मॉल r डिस्टेंस पर p पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? p पॉइंट है। एंड इस स्फीयर के कारण p पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट p। और इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। नेगेटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है, पॉजिटिव ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास होता है पोटेंशियल डेल्टा V इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमारे पास माइनस का E और डेल्टा R, E डॉट डेल्टा R का फॉर्मूला। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन हो जाता है E डॉट dr। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होते रहेगी, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पी पॉइंट आउटसाइड में कहीं पर भी हो सकता है, यानी आर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या होगा, ये पॉइंट आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगी, या इसको पास की ओर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगी, यानी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। और वैसे भी आप हमेशा ये वाले फॉर्मूले लगाइए करिए, क्योंकि जो एलिमेंट्री वाले फॉर्मूले होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज हो गई, समझ में आया। यानी हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या, सबसे पहले हमें ई की जरूरत है, यानी आउटसाइड पर हमें ई क्या होगा, इस स्फीयर के पी पॉइंट पर, इस स्फीयर के पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आपको याद है ये होता था के क्यू अपॉन आर। जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती थी किसी स्फीयर के कारण वो आती थी के क्यू अपॉन आर। लेक्चर नंबर 11 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 11 में आप देख सकते हैं किसी स्फीयर के कारण हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे। मैं करके भी बता देता हूं आपके तसल्ली के लिए, लेकिन आपको ये आप चीज याद होनी चाहिए। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ये तो करते थे, पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम फाई निकालते हैं। तो फाई इक्वल टू होता था ई डॉट डी ए, यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण भी इधर, यानी बनने वाला एंगल जीरो, यानी ई डी ए कॉस जीरो, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा एरिया के लिए हम डी फाई निकालते हैं और फिर इंटीग्रेट करके होल स्फीयर के लिए निकाल देते हैं। तो फाई इक्वल टू ये आ गया, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ये आर डिस्टेंस हर जगह पर सेम रहेगी, तो यही रहेगा, और डी ए हो जाएगा कैपिटल ए, यानी टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर। कौन सा स्फीयर, इस गॉसियन स्फीयर की बात हो रही है। तो गॉसियन स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई, और आर कौन सी होगी, स्मॉल आर का स्क्वायर, ये तो होता है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं फाई तो होता है गॉस बाय द गॉस लॉ,
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। एंड द क्यू इज, क्यू की जगह पर हम क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि इस स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो इसलिए हम वहां पर इंट्रोड्यूस कराते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, उसको सिग्मा से डिनोट करते थे और वो आता था सिग्मा इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यही चीज यहाँ पर भी आती है, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए, तो यहाँ पर सिग्मा, और ए की वैल्यू हो जाएगी, ए क्या होता है, जिस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस एरिया पे है ना, या गॉसियन सरफेस पे है, नहीं इस एरिया पे है, तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई ना रहा, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे और सिग्मा की वैल्यू फिर से क्यू अपॉन ए रखेंगे, तो ये आंसर आने वाला है कुछ इस टाइप से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने के रख दिया। तो इसी टाइप का आता था। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 11, और वहां पर हमने पूरे डिटेल्स में आपको समझाया है कि कैसे हम स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस निकालते हैं। तो ये चीज मैं आपको अब नहीं बताऊंगा कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या करना है, आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले लेक्चर नंबर 11 को देख के आना है और फिर पोटेंशियल वाले चैप्टर में घुसना है। ठीक है, तो यहां पर से V, डेल्टा V, व्हाट इज द डेल्टा V? डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहां पर दो चीजों का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, हमें तो लेकिन P पॉइंट पर ही निकालना है, हमें पोटेंशियल एट P पॉइंट निकालना है। अगर आपको याद है, मैंने एट A पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकालना बताया था। कैसे? हम दिमाग लगाते थे, हम बोलते थे हाँ क्या कि साइंटिस्टों ने तो एजम्पशन कर रखा है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो डेल्टा V है उसको ऐसा लिख देता हूं, कैसा कि इन्फिनिटी से लेके आऊं और इन्फिनिटी से चलते हुए आऊं और P पॉइंट पर आऊं, तो यानी ऐसा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल और इन्फिनिटी। और काम भी बन गया कि हमें पता है कि ये डेल्टा V तो था ही, डिफरेंस था, लेकिन हमने इन्फिनिटी से चल के आए, जिससे क्या हुआ, एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिल गया। समझ में आया? ठीक है, मजा आया? चलो, तो ये चीज तो आपको पकड़ में आई। माइनस का इंटीग्रेशन। अच्छा, लिमिट बताओ कहां से कहां तक, P से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से P? इन्फिनिटी से P। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनिटी से चल के आ रहे हैं P पॉइंट पे, तभी तो मैंने बोला फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम चल के आ रहे हैं इन्फिनिटी से P पर, और E की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, E की वैल्यू हम स्फीयर के आउटसाइड पर हम जानते हैं कितनी होती है, K Q अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, एंड dr। और ये P पॉइंट है कितना, P पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, P पॉइंट पर r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस। क्लियर है? तो ठीक है, ये चीज तो जीरो हो गई। तो यानी V एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस का के क्यू इज द कॉन्स्टेंट, तो के क्यू बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी से r पर 1/r स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू dr। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, माइनस का 1/r। ठीक है, तो v एट पॉइंट p इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, तो माइनस का 1/r, और लिमिट लगा दोगे इन्फिनिटी से r। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस मार देंगे एक दूसरे को आपस में, क्योंकि माइनस माइनस जी नहीं सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। हाँ, ठीक है। कितना गंदा जोक सुनाते हो आप। चलो, तो माइनस माइनस मर गए और ये बना के क्यू, और लिमिट आपने रखी, अपर लिमिट 1/r एंड द लोअर लिमिट माइनस का 1/infinity। 1/infinity इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, 1/infinity क्या होता है, जीरो होता है। तो v एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू आने वाला है के क्यू अपॉन आर। आ गया। तो किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने का हमारे पास बेहतरीन सा तरीका है कि हमें वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पता हो और हम निकाल लें। कैसे? क्योंकि हमें एक पॉइंट पे निकालना है, तो हमेशा याद रखें कि हमें
दिमाग लगाना है कि कहाँ से चलना है। तो हमने देखा कि इन्फिनिटी से चल के आए तो एक चीज तो जीरो हो जाएगी और एक पॉइंट पर मिल जाएगा। समझ में आई बात है? ये फॉर्मूला ऐसा ट्रीट हो रहा है कि जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के लिए हो। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट, अच्छा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी किसी यूनिट चार्ज के लिए क्या होता था, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता था, के क्यू अपॉन आर, ये तो होता था। तो ये भी तो इसी टाइप का है। तो यानी ये ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो चार्ज इसके बाहर बाहर सरफेस पे है वो सबका सब सेंटर पे आ गया और एक पॉइंट चार्ज बन गया। ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं है। ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि ये सेंटर पे चार्ज आ गया है लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ये तो हो गया हमारे पास कि हमने आउटसाइड पे निकाला। तो फर्स्ट केस था हमारे पास आउटसाइड पे, फर्स्ट केस लगा लेना इसको, कहां पर, आउटसाइड। तो हमारे पास ये फर्स्ट केस है आउटसाइड पर। चलो अब सेकंड केस की बात करते हैं, ऑन द सरफेस। तो यहां पर ही लिखा देता हूं कि सरफेस पे क्या होगा। तो सरफेस पे क्या होगा, v एट सरफेस इज इक्वल टू, सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर बन जाएगा। तो के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस पे के क्यू अपॉन आर। थर्ड केस हम आते हैं कि इनसाइड द सरफेस क्या होगा। थर्ड केस हमारे पास इनसाइड द सरफेस। चलो तो हमारे पास ये थर्ड केस आने वाला है, इनसाइड द सरफेस। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस के लिए मैं फिर से फिगर बनाता हूं आपके लिए। फिर से फिगर बनाया जाएगा, इसी को रब करके इनसाइड द सरफेस कहीं एट पॉइंट पी, जहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड में कहीं पर पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। पहले मैं ये पूछता हूं कि जो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो कितनी आती थी, वो आती थी 0। याद है? अब तक तो लेक्चर नंबर 11 देख लिया होगा। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पर टाइप करना है, क्या करना है, लॉस्ट इन विज्ञान और गणित, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया E इक्वल टू 0, कहां, इनसाइड। किसी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके इनसाइड पे कोई चार्ज होता ही नहीं, और चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ही नहीं, चार्ज नहीं है ना उसके अंदर। तो चार्ज नहीं है तो E इक्वल टू 0। ठीक है, और कैसे आया तो वो आपको लेक्चर नंबर 11 देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर फिर से वही डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, तो यहां पर से डेल्टा V इनसाइड पे ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब पहला केस तो तुम बोल सकते हो कि इनसाइड पे, हाँ इनसाइड पे हमें पी पॉइंट पे निकालना है माइनस का, पी पॉइंट पे निकालना है माइनस का इन्फिनिटी से चल के आते हैं और पी पॉइंट पे आते हैं इनसाइड में। ठीक है, तो यानी आप बोलेंगे माइनस का कहां से आए, इन्फिनिटी से चल के आए पी पॉइंट पे, और ई डॉट डी आर। तो ई डी आर कॉस थीटा। अच्छा, वो डॉट डी आर यानी कॉस थीटा कहाँ गया, तो कॉस थीटा क्या होता है कि इन्फिनिटी से आप चल के आ रहे हो तो एक सीधी लाइन बनती है, तो सीधी लाइन बनती है तो एंगल बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है हमेशा 0। ठीक है, तो इसलिए हम ई डी आर कॉस 0 नहीं लिखता हूँ, अभी लिख देता हूँ, चलो कॉस 0, जो कि 1 हो जाता है फिर से। ठीक है, तो ई डी आर ही होता है हमेशा, इन्फिनिटी से आप चल के आएंगे तो वही होगा। ठीक, लेकिन ये चीज तब वैलिड है जब कहीं पर कोई रुकावट ना हो, क्या ना हो, कोई रुकावट ना हो, यानी जो हम चल के आ रहे हैं वो कहीं पर टूटे ना, हमें डिस्टर्ब ना हो, उसमें सीधे चलते हुए चले जाए। तो अगर मैं इन्फिनिटी से इसको चलते हुए आऊंगा तो सरफेस पे क्या होगा, ब्रेक जैसा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दीवार खड़ी हुई है ना। तो यानी जो ये हमारे इंटीग्रेशन हो रहा है जिस सिस्टम का, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या सर ये क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस, ये क्या चीज है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। हाँ, क्या इंटीग्रेशन उन्हीं फंक्शंस का होता है जो
कंटिन्यूअस होती हैं, यानी सीधे चलती रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो ब्रेक हो गई, कहीं से टूट गई है या कुछ जैमर आ गया उसके सामने। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उन्हीं का होता है जो कंटिन्यूअस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उन्हीं का होगा, ठीक है, जो कंटिन्यूअस सिस्टम होते हैं। तो कंटिन्यूअस सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसके बीच में कुछ होना नहीं चाहिए था। तो यानी अभी वाले केस में मैं इन्फिनिटी से नहीं चल के आ सकता हूँ ना, इन्फिनिटी से नहीं चल के आ सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इसके सरफेस से हल्का सा अंदर से, यहाँ से हल्के से अंदर से, यानी सरफेस से चल के आऊंगा एट पॉइंट पी। तो यानी इन्फिनिटी से नहीं चल के आऊंगा, कहां से चल के आऊंगा, सरफेस से पी पर। ठीक है, ये बात पकड़ में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैं बुक में आपके सीधे सीधे लिखा होगा कि हाँ इनसाइड पे निकालने पर हम क्या कर देंगे, वीपी माइनस वी एस, सरफेस से चल के आएंगे किसी पॉइंट पी पर। लेकिन क्यों, इसलिए इन्फिनिटी से क्यों नहीं चल के आए, क्योंकि वो सिस्टम जो हमारा फंक्शन बन रहा था, वो जो लाइन बन रही थी वो डिसकंटिन्यूअस हो रही थी, क्योंकि उसको एक ये जो स्फीयर है वो कट कर रहा था, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, मैथ वाले बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा, और बायो वाले समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी हैं, उनके दिमाग के ऊपर से क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू ई क्या है, इनसाइड ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है किसी स्फीयर के इनसाइड पे, जीरो होती है। तो यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, अरे जीरो हो जाएगा ना, जीरो डी आर, यानी जीरो, सब जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो यानी आप देख रहे हैं वीपी इज इक्वल टू आ क्या गया, वी एस। तो वीपी इज इक्वल टू वी एस, वी सरफेस पे क्या आया था हमारे पास, आया था वी सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये आ गया, यानी किसी स्फीयर के इनसाइड पर, कौन से स्फीयर के, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, उसके स्फीयर पर इनसाइड में जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। हर जगह पर यानी ये हर जगह पर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अंदर जो हो रहा है वो स्मॉल आर तो आ ही नहीं रहा है, वही तो वेरी करता है, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। तो यानी कि जो किसी स्फीयर के अंदर होता है वहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो कांस्टेंट आता है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारे केस हो गए। तो इसके लिए ग्राफ भी बना देते हैं, ये नोट कर लो, आप नोट कर लें। चलो अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना देता हूं मैं यहां पर आपके लिए। ये एक स्फीयर, यहां पर पोटेंशियल एंड यहां पर सेपरेशन। तो इसके सेंटर से क्या हो रहा है, आप जब जा रहे थे इनसाइड पे तो कांस्टेंट आ रहा था ना, कितना आ रहा था, के क्यू बाई आर, ये तो आ रहा था, और यहां से सरफेस तक आ रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद आ रहा था के क्यू अपॉन आर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के। तो यानी हो क्या रहा था, धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि ये सेपरेशन क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आर था वो कैपिटल था, जिसके कारण ये चीज पूरी कांस्टेंट हो रही थी। तो यानी यहाँ से सरफेस तक कांस्टेंट, उसके बाद देन डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये ग्राफ बना लें, आप ग्राफ बना लें, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हमारे पास जो आखिरी केस बचा हुआ है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का। चलें स्टार्ट करें, चलो। तो हमारे पास बचा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। हमारे पास बचा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये लो, उसको भी हम देख लेते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को, ठीक है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस के साथ साथ उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो केस बनने वाले हैं वो कुछ डिफरेंट बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें पहला केस हम वही ले लेते हैं, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड, यानी कि इसकी रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखी है, आर इज लेस देन स्मॉल आर, ठीक है, आउटसाइड है ना, तो ये आर और ये वाली स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पी पॉइंट पे निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आउटसाइड पे हमें
आउटसाइड पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अच्छा, बीच में बनने वाला एंगल हमेशा जीरो रहेगा, इसलिए मैं बार बार ई डॉट डी आर नहीं लिखूंगा, ई डी आर लिख दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, अभी वाले केस में बताओ, ये तो पी पॉइंट है, इन्फिनिटी से चल के आएंगे तो अभी कोई हमें यहाँ पे ब्रेक करेगा इस लाइन को? नहीं करेगा ना। इन्फिनिटी से चल के आ रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसा है ही नहीं जो इसको ब्रेक करे, यानी ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा तो हम इन्फिनिटी से चल के आ सकते हैं। तो यानी यहाँ पर वाले केस में हम क्या करेंगे, माइनस वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से चलते हुए पी पॉइंट पर आ जाएंगे इजीली। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी से चल के आ रहे थे पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे है डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ई की वैल्यू वही होती है, इसमें भी वही केस होते हैं। क्या होती है, ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, इसमें अभी भी चार्ज जो है वो प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, और ये सरफेस पे ही नहीं इसके अंदर भी है। ठीक है, ये सब आपको पता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलो, तो हमें ई की वैल्यू भी पता हो गई, क्या हो गई, ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर एंड डी आर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करें, ये टर्म तो जीरो हो गया, तो यानी वी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट होगा 1/r स्क्वायर का, और अभी मैंने आपको बताया 1/r स्क्वायर का होता है 1 माइनस का 1/r, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट स्मॉल आर। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, वीपी एट अ पॉइंट ए, माइनस माइनस एक दूसरे को मार डालेंगे, तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। किसी अगर वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, यानी कुछ भी हो, तो आउटसाइड वाले केस हमेशा सेम रहेंगे। आउटसाइड वाले में तो कुछ डिफरेंट आ ही नहीं रहा। डिफरेंस कहां पर आएगा, जब हम इनसाइड घुसेंगे, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, इनसाइड में चार्ज नहीं था, अभी इनसाइड में चार्ज है, तो यानी इनसाइड में जब घुसेंगे तो केस बदल जाएंगे। ये चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते टाइम भी हमने देखी थी, जो केस थे वो सेम हो रहे थे जब हम आउटसाइड की बात कर रहे थे और सरफेस की बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड केस सरफेस के लिए निकाल दो, आप सरफेस में तो बोलोगे कि आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो जो सेकंड केस होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, यानी वी एट सरफेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब आती है बात थर्ड केस की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चले, तो थर्ड केस निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, कर लिया, चलो ठीक। तो फिगर फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को, तो फिगर मैं बनाता हूं, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आर गिवन है, और हमें इससे कहीं पी पॉइंट पर, इसके इनसाइड पे पी पॉइंट पर हमें निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कि जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता है उसके लिए इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है वो कितनी आती है, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, क्या आती है, 1/3 एप्सिलॉन रो आर। यहां पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो आर के प्रोपोर्शनल है, यानी आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती है। ग्राफ याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे, ठीक है। अगर हम रो की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है वो किस इस टाइप से आती है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। अगर हम रो की वैल्यू रख देंगे तो इतनी बात पकड़ में आई, ठीक। चलो इनसाइड की बात करते हैं फिर से वही। अब मैं निकालता हूं डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और मैंने आपसे बोला कि मैं डॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल बनने वाला जो एंगल है वो जीरो ही आने वाला है, ठीक है। ठीक, तो अभी कहां से चल के आना होगा, अभी भी हमें सरफेस से थोड़ा सा
सरफेस से नहीं, सरफेस के हल्का सा अंदर से, क्योंकि सरफेस पे तो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है ना, तो हल्का सा अंदर से लगभग लगभग सरफेस। तो हम बोल रहे हैं कि हम सरफेस से चल के आएंगे और पी पॉइंट पे, यानी पी पॉइंट पे चल के आए और सरफेस से, तो वीपी माइनस वी एस है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सरफेस से चल के आया पॉइंट पी तक, यानी सरफेस से पी पॉइंट तक, और इंटीग्रेशन ई का इंटीग्रेशन, और ई की वैल्यू रख दो, क्या होगी, कौन सी वाली रखूँ, ये रखूँ और रखूँ, उसको रख देता हूँ, ठीक है, 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो स्मॉल आर और डी आर, ये चीज़ तो पूरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर से Vp माइनस वी एस की वैल्यू आपको पता है, उसको आप बाद में रख लेना अपनी मर्जी के अनुसार। तो यहाँ से माइनस का रो बाहर आ जाएगा, 1/3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन सरफेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, पी की वैल्यू स्मॉल आर, ये तो है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आर का डी आर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, r² 2, ये तो होता है, और लोअर लिमिट कैपिटल आर, अपर लिमिट स्मॉल आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस का रो 3 एप्सिलॉन, और स्मॉल आर लो अपर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगी, स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, और अपॉन में 2 भी है, तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक केस करता हूँ कि ये माइनस, क्योंकि ये आर और माइनस आर स्क्वायर में कौन बड़ा है, इनसाइड के केस में क्या हो रहा है, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, तो यानी ये चीज टर्म तो माइनस आएगी, तो मैं इसको पलट देता हूँ ऐसे, r² में, यानी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कट जाएगा इधर वाला, तो यानी आ जाएगा Vp माइनस वी एस इज इक्वल टू रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वी सरफेस तो आप जानते हैं कितना आने वाला है, ठीक है, तो इसको Vp इज इक्वल टू, उधर वी सरफेस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वी सरफेस, तो ये आने वाला है रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस वी एस, और वी एस की वैल्यू क्या थी, वी एस की वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी, ठीक है, इसको रो की वैल्यू रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ, आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। हाँ, तो बुक्स में कभी कभी आपको देखा जाएगा कि यहाँ पर ऐसा मैच नहीं कर रहा होगा कभी कभी, ठीक है, कहीं कहीं बुक में मैच नहीं करता है, कहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो रो की वैल्यू रख देते हैं। रो की वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज द रो, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है Q अपॉन V, तो यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम का, इस स्फीयर का वॉल्यूम एंड चार्ज, ठीक है। तो वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर कुछ इस टाइप से आएगा, KQ/R, ठीक है, KQ/R, ब्रैकेट में 3/2, ब्रैकेट में 3/2 माइनस R² अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो अगर आप रो की वैल्यू रखेंगे, मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना ही पूछा जाएगा हर बार। हाँ, ये पोटेंशियल निकालना बहुत कम पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए नहीं पूछा जाता है, कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो के लिए पूछे जाएंगे ये सारे केस, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आप बताओ, अच्छा जो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, उसके सेंटर पे भी कोई पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, उसके सेंटर पर है, तो देख लेते हैं सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये आर जो स्मॉल आर है वो खत्म हो जाएगा, ये तो होगा, सेंटर पर जो स्मॉल आर है वो फिनिश हो जाएगा, ये नोट कर लिया होगा। तो यानी V एट सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हम बोल रहे हैं कि स्मॉल कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर 0 हो चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा KQ/R और इंटू 3/2, और यहाँ तो आर है तो 0 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3/2 KQ/R। अच्छा, ये क्या है, V एट सरफेस, यानी VC इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ V एट सरफेस, बहुत अच्छे। यानी सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा
वो सरफेस के पोटेंशियल से 3/2 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो एक छोटा सा इसका हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लो, फिर हम चार्ट बना लेते हैं एक, जिससे कि आपको भूल याद रहने में आसानी रहेगी। आप कभी पढ़ रहे हैं तो इतना सारा ना पढ़ना पड़े और चार्ट देख के काम हो जाए। ठीक है, चलो तो हम पहले बात करते हैं हॉलो कंडक्टिंग कॉमन या नॉन कंडक्टिंग। या सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में क्या हम बात करते हैं, पहले आउटसाइड की, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड की बात करेंगे जहां पर हमारे पास r इज लेस देन स्मॉल r था। ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो हम एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे और पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आउटसाइड में जो इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल आता था के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ तो सरफेस पे क्या होता था, स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाते थे। तो यानी ये आता था के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब बात करते हैं इनसाइड की। ठीक है, चार्ट बनाने से इजी हो जाता है लर्न करना। अब इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड वाले केस में क्या होता है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इनसाइड वाले केस में ई क्या होता है, 0, और वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ग्राफ बनाएगा और कांस्टेंट, वो भी कितना कांस्टेंट होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, इतना होता है। ठीक हो गया, नोट कर लो इसको। बात करते हैं अब हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की। ठीक है, मैं इधर से रब कर लेता हूँ। आप लोग फिर से बनाएंगे नोट्स में, अपनी नोटबुक में फिर से लिखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो केस वही रहेंगे, बस रिजल्ट चेंज हो जाने में। ठीक है, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये अभी भी सेम होती है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पे क्या हो जाती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये पोटेंशियल हो जाती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर बात करते हैं इनसाइड की। इनसाइड वाले केस में होता है 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो आर, और इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, रो की वैल्यू जब रख देंगे आप तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको मैं के लिख देता हूँ, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यू। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो कुछ इस टाइप से आता था। क्या पोटेंशियल क्या आ रहा था, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर 3/2। ठीक है, हाँ, के क्यू बाई आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आता था। और रो के टर्म्स में क्या आता था, के क्यू अपॉन आर प्लस 1/6 ना, याद आ रहा है, अभी तो लिखाया था। तो क्या आता था, के क्यू बाई आर माइनस का 1/6
1/6 रो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, रो ब्रैकेट में यहाँ प्लस हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये आता था। दो तरीके से लिख दिया, रो के टर्म्स में भी और आर के टर्म्स में। इसमें एक केस और बन जाता है कि सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा। तो सेंटर पे अगर मैं बात करूं, अच्छा सेंटर पे क्या होगा, देखो सेंटर पे यानी जब आर जीरो हो जाए तो यहाँ से निकाल लो। अगर आर जीरो हो जाएगा ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, यानी सेंटर पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अरे सेंटर पे क्या होगा, ई इक्वल टू जीरो। और पोटेंशियल कितना हो रहा है, पोटेंशियल हो जा रहा है 3/2 वी के, जिसको आप और भी लिख सकते हो 3/2 वी की वैल्यू भी रख सकते हो KQ/R। ठीक है, तो ये चार्ट बना लें और इन सबको याद कर लें। जी हाँ, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है किसी स्फीयर के कारण, उसके आउटसाइड सरफेस और उसके इनसाइड सरफेस में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो आपको पोटेंशियल निकालना अगर आना है, अगर आपको चाहते हैं कि पोटेंशियल हम निकाल पाएँ, तो आपको पहले लेक्चर नंबर 11 देख के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी सॉलिड स्फीयर के कारण और तुम्हारा हॉलो स्फीयर के कारण निकालना आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के लिए इतना ही। एंड मन लगा के पढ़ते रहिए। टाटा एंड बाय बाय।